गुड मॉर्निंग। और आज से हम लोग डेली डोज शुरू कर रहे हैं। ये डेली डोज जो है वो करंट से संबंधित जितने क्वेश्चंस होंगे उसको मैं कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। तो जब एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हैं उस समय ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए, तो हम लोग आज दैनिक भास्कर से उठाते हैं। आज दैनिक भास्कर ने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। साइड बाय साइड हम लोग अदर एस्पेक्ट को भी देखते चलेंगे। जैसे पहला देखते हैं कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ये जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि जिन्होंने दैनिक भास्कर पेपर लिया होगा तो उनको ये अंदर के पन्नों में इनको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम से गांव देहात में हैं, तो उनको ये चीज़ें शायद देखने को ना मिली होगी। तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। साइड बाय साइड जैसे जैसे मुझे और कंटेंट मिलता जाएगा किसी भी पेपर से या कहीं से, तो मैं उसको साथ साथ देता जाऊँगा। दूसरा एक क्वेश्चन है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण किस मैथिली कवि के नाम पर किया जाएगा। तो ये विद्यापति के नाम पे किया जाएगा, ठीक है ना, विद्यापति के नाम से किया जाएगा। ये एयरपोर्ट है ना, विद्यापति एयरपोर्ट इसको बोला जाएगा। टीका उत्सव किन दो महानायकों की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। अब टीका उत्सव जो है तो वो आ रहा है 14 अप्रैल, जो है वो जन्म दिवस है हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और ज्योतिबा फूले का, ठीक है ना। तो ये जो है बी आर अम्बेडकर हो गए, बी आर अम्बेडकर और साथ में प्लस ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, इनके नाम पर ये मनाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब होता है। ये पार्किंसंस जो बीमारी है वो किस चीज़ से संबंधित है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये क्या है, तो विश्व पार्किंसंस दिवस जो है वो कब होता है। तो ये होता है हमारे 11 अप्रैल को, ठीक है ना। 11 अप्रैल को जो है विश्व पार्किंसंस दिवस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्थक नीति किस नीति से संबंधित एक योजना है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्थक नीति किस नीति से संबंधित एक योजना है। तो ये किस से संबंधित ये योजना है, ये हमारी नई शिक्षा नीति है ना। सार्थक नीति, सार्थक किस नीति से संबंधित एक योजना है, तो ये है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति जो है वो जिन्होंने तैयार कर लिया होगा उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बेस्ट है होगा कि एग्जामिनेशंस पर्पस से काफ़ी पहले इसको तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो हम आ जाते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है भाई। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है, हम इसको देखें तो ये बनाया गया है संजीव कुमार को, ठीक है ना। किसको बनाया गया है, संजीव कुमार, संजीव कुमार को ये बनाया गया है। क्या पेन रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैं इसको इन दिक्कतों को जल्दी ही दूर कर लूँगा। 7वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो वियतनाम के जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो कौन से नियुक्त हुए हैं, यह है गुएन जुआन फुक। क्या नाम है इनका, गुएन जुआन फुक, गुएन जुआन फुक, ठीक है ना। इनको जो है नया राष्ट्रपति वियतनाम के ये नियुक्त हुए हैं। वैसे एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे दूं कि वियतनाम को इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत और चीन को इंडो चाइना के नाम से नहीं जाना जाता है। अगर कभी भी भारत और चीन के रिलेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो साइनो इंडिया करके आता है वो, ठीक है ना। तो अभी मैं बता दूं आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था बीपीएससी का, तो मुझसे पहला सवाल जो है साइनो इंडिया रिलेशन के ऊपर पूछा गया था। अगर साइनो इंडिया रिलेशनशिप में जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ के एक साथ कई सारे चीज़ों को उन्होंने चेक कर लिया था। जैसे उन्होंने बहुत इजीली इस बात को चेक कर लिया कि मुझे साइनो इंडिया का मतलब तो पता है ना, क्योंकि इंडो चाइना अगर बोलते तो वियतनाम और इंडिया के रिलेशनशिप का मामला होता, तो वो उस समय इतना चर्चा में भी नहीं था और पेपर में कहीं नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जैसे उनको पता चला कि मेरा सब्जेक्ट PSIR है यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन साइनो इंडिया रिलेशनशिप पे पूछ लिया।
तो उनको इस बारे में मालूम पड़ गया कि हाँ, मुझे पता है कि भारत और चीन के रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैंने ऐसे बता दिया था। तो मैंने ऐसे ही बता दिया, भारत और चीन उसको बोला जाता है साइनो इंडिया, लेकिन वियतनाम का जो क्षेत्र है ना उसको बोला जाता है इंडो चाइना। ठीक है ना, इंडो चाइना किसको बोला जाता है, तो वियतनाम के क्षेत्र को बोला जाता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हरेंद्र सिंह को। हरेंद्र सिंह, ठीक है ना, हरेंद्र सिंह को ये नियुक्त किया गया है। और 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल है। ठीक है ना, तो इस पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी या सुपेस। ठीक है ना, सुपेस के नाम से है ये। ठीक है ना, नीचे में इसके आंसर भी दिया हुआ रहता है, साथ में ये डेली आजकल निकाल रहा है ये, तो ये सारा आंसर भी हम लोग नीचे में देख सकते हैं। ये पूरा जो है आंसर भी नीचे में दिया हुआ है। ठीक है ना, इतना तो हमने देख लिया। और बाकी आज जो है वो काफ़ी अच्छा एडिटोरियल भी है, तो हम लोग थोड़ा सा एडिटोरियल का पार्ट भी देख लेते हैं, जो उसमें हमारे काम का क्या है। ये हमारे एडिटोरियल का साइड है, और एडिटोरियल में जो है ना राइटर ने काफ़ी अच्छा लिख रखा है, कई चीज़ उन्होंने लिखी है, बहुत बेहतरीन है। तो आप इस एडिटोरियल को अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें, और पेपर आपके पास आया है तो बहुत अच्छा है। इसमें जो काम की चीज़ें हैं, जो मैं बता दूं इसमें काम की चीज़ें क्या है, तो इसमें काम की चीज़ ये है कि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस समय जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको पता था कि इन फ्यूचर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का विभाजन हो चुका था। तो ये मालूम था कि इन फ्यूचर में ये ज़रूर बात होगी कि ये हम तुम्हारा मस्जिद नहीं, ये हमारा मंदिर था, ये हमारा मंदिर नहीं, ये तुम्हारा मस्जिद था, इस तरह करके बात होगी, धर्म स्थलों को लेकर कोई लड़ाई ना हो। इसलिए 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल हासिल हुए थे उनका संरक्षण किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें जो है वो संविधान में डाल दी गई थी। यानी कि किसी मस्जिद के ऊपर में ये क्लेम नहीं होगा कि ये पहले मंदिर था, या किसी मंदिर के ऊपर में ये क्लेम नहीं होगा कि ये पहले मस्जिद था। तो इस तरह की बात जो है ना वो पहले ही क्लियर कर दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी एक घटना हो रही है जिसमें कि ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर में लोअर कोर्ट ने रख लिया मामले को, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर में भेज दिया। तो इसके ऊपर जो है बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसके साथ जो है टेक्नोलॉजी ही उभरते बाज़ारों की धीमी वृद्धि से बचाएगी, ये भी जो है मतलब एक एडिटोरियल है, ये नया विचार है रुचिर शर्मा का, ये भी अच्छा लिखा हुआ है। और इसके अलावा एक आईपीएस हैं CMD OSRTC भुवनेश्वर, उन्होंने लिखा है कि यूपीएससी देने से पहले तय करें विद्वान बनना है या आईपीएस। तो ये एडिटोरियल भी उनका बहुत बढ़िया है। चलिए बीपीएससी में आए हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 13 नंबर पर है बिहार भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना, तो ये 46वां बीपीएससी में ये पूछा गया था। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है उसके केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद ये आंकड़ा बदला है, तो पेपर ने इसको जो है गलत दे दिया है, क्योंकि अब बिहार का स्थान जो है वो 12वें स्थान पर आ जाना चाहिए। फिर भी मैंने इसके ऊपर में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, तो आप लोग एक बार गूगल वगैरह करके देख लें। ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार 12वें नंबर पे है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको राज्य का दर्जा जो है मिला हुआ था, अभी वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड हो गया है, तो एक रैंक तो ऊपर जाएगा ना। तो ये 13 का नंबर जो है वो इन्होंने गलत दे दिया है। तो हम लोग इसके पीछे में एक बार गूगल करके देख लें, जो भी होगी मैं नीचे में क्लियर कर दूंगा। मेरे अनुसार से ये 12 होना चाहिए। इसके बाद अगला देखें तो 38 ज़िले हैं राज्य में, ये BSc CGL इंटर लेवल प्री में ये पूछा गया है। 38 ज़िले हैं बिहार में, ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है। और 12 ज़िले बसते हैं राज्य के गंगा नदी के किनारे। ये 65वां BPSC प्री का क्वेश्चन था कि कितने गंगा किनारे कितने ज़िले हैं, तो टोटल ज़िले हैं 12। और 3 राज्यों की सीमा को छूता है बिहार, ये 43वां BPSC प्री में ये पूछा गया था। और तो 3 राज्यों की सीमाओं को कौन सा छूता है, तो बिहार छूता है। कौन कौन से स्टेट हैं वो, एक हो गया यूपी, एक झारखंड, और तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है, तो वो लगती है नेपाल के साथ। तो अब क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा डीप उतर रहे हैं। तो डीप जब उतर रहे हैं तो उसमें थोड़ा डीप उतर के पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है नेपाल से सटा हुआ है, या पूर्व से पश्चिम
डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करिए या उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी इन फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे जो है वो डीप होता जा रहा है। तो हम लोग को डीप में थोड़ा जाना चाहिए और स्टडी ज़रूर करना चाहिए उसको। इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये काफ़ी ऐतिहासिक पिक्चर है और इसमें जो है ना हाईलाइटेड शब्द हमारे काफ़ी काम का है, इसमें लिखा भी हुआ है। तो देखिए 12 अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया गया। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने। यह तस्वीर यूरी की यात्रा के ठीक पहले यूएन में ली गई थी, जिसमें यूरी एस्ट्रोनॉट वेलेंतीना तारेसोकावा के साथ हैं। ठीक है ना। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन जिसने सबसे पहला पैर चंद्रमा पर रखा था वो कौन थे, उसका नाम बताना है। यूरी गागरिन तो चले गए अंतरिक्ष में, लेकिन सबसे पहला पैर चंद्रमा पर किसने रखा था, तो वो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो देखिए चंद्रमा पर जाना और स्पेस में जाना दोनों अलग अलग बात है, तो मैं इतना डीप में यहाँ नहीं बताऊँगा। मैं ये क्लासेस उनके लिए बना रहा हूँ जो पहले से तैयारी में हैं, जो थोड़े अक्लमंद हैं। जो साहब बेसिक लेवल वाले हैं उनके लिए अलग है, लिख दूंगा मैं लेवल 0, तो वहाँ से देख लेना एक बार आप। चलिए आज का नॉलेज हम लोग देख लेते हैं, ये परीक्षा के लिए काफ़ी है, तो पहले ये देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रौलट कानून का विरोध कर रहे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक निहत्थी भीड़ जमा हुई थी, जिस पर जनरल डायर रेगिनाल्ड डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है ना। तो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसके कारण जो है वो काफ़ी हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो काफ़ी चेंज हो गई और सारा जो है मामला चेंज हुआ। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और दूसरा देखें हम लोग कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल का निधन 13 अप्रैल 1982 को हुआ था। वे इस पद पर बहुत कम समय 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक रहे। मंडल वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा गठित नागरिक अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के हिसाब से बना रहा हूँ। जैसे बीपीएससी हो गया, उसमें सीडीपीओ आ गया और अदर एग्जामिनेशंस आ गए। अगर किसी और एग्ज़ाम्स वाले को जैसे बीपीएससी, बीपीएसएससी, एसआई, दरोगा वगैरह को फ़ायदा होता है तो अलग है, लेकिन मेरा स्पेशलाइज्ड है कि बीपीएससी की जो वैकेंसी होगी, भले उसका क्लर्क हो या कुछ भी हो, उसी को मूड में रखते हुए मैं सारे कंटेंट को जो है इसके वो धीरे धीरे अपडेट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।